सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ द कंडक्शन ऑफ साउंड अकर। तो अभी हमें समझना है कि जैसे साउंड वेव्स एंटर होते हैं ईयर में, तो वो कंडक्ट कैसे होते हैं, कौन से पार्ट से कहाँ तक, और लास्ट में हेयर सेल्स के हेयर कैसे मूव होते हैं। तो अभी आपको याद रखना है विच इज़ द रिसेप्टर फॉर हियरिंग। तो आंसर आएगा रिसेप्टर फॉर हियरिंग आएगा ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। लेकिन कोई पूछेगा व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में स्पेसिफिक पार्ट है, इसको बोलते हैं हेयर सेल्स। और हेयर सेल्स में क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, उसमें भी स्पेसिफिक पार्ट है हेयर्स। तो हेयर के मूवमेंट से रिसेप्टर प्रोड्यूस होते हैं। तो आंसर आएगा ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज अ रिसेप्टर फॉर हियरिंग। बट पर्टिकुलर आंसर ये भी आ सकता है कि हेयर्स आर एक्चुअली रिसेप्टर्स फॉर अ हियरिंग। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि साउंड वेव्स बाहर से एटमॉस्फेयर से कैसे हेयर सेल्स तक पहुंचते हैं और हेयर सेल्स को मूव करते हैं और एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। ओके, तो सबसे पहले साउंड वेव्स एटमॉस्फेयर में मूव हो गए, उसके बाद वो एटमॉस्फेयर में से मूव होने के बाद सबसे पहले हीट हो गए टिम्पनिक मेम्ब्रेन में। तो साउंड वेव्स एटमॉस्फेयर में हो गए, एटमॉस्फेयर में से वो सबसे पहले मूव होते हैं एक्सटर्नल ईयर में, फिर एक्सटर्नल ईयर में वो मूव होके अंदर जाएंगे और हीट होके सबसे पहले टिम्पनिक मेम्ब्रेन पे। टिम्पनिक मेम्ब्रेन पे हीट होने की वजह से साउंड वेव्स जाएंगे मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स में। इसके बाद स्टेप्स में से होके ये जाएंगे इनर ईयर में वाया द ओवल विंडो। सो फ्रॉम अ स्टेप्स द साउंड वेव्स एंटर इनसाइड द इनर ईयर वाया द ओवल विंडो। तो बाय ओवल विंडो से ये इनसाइड द इनर ईयर में पहुंच गए हैं। और सबसे पहले ये कहाँ पे एंटर होते हैं वो अभी हमें देखना है। तो इनर ईयर किससे बनता है, इनर ईयर होता है एक्चुअली कॉकलिया, यहाँ पे दिखा है कॉकलिया। सो बोनी लैम्ब्रिथ एंड मेम्ब्रेनस लैम्ब्रिथ, बाहर का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं बोनी लैम्ब्रिथ, और इसके अंदर जो होता है इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस लैम्ब्रिथ। क्लियर, मेम्ब्रेनस लैम्ब्रिथ किससे बनता है, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कॉकलिया। हमारे लिए कॉकलिया मेन है क्योंकि हियरिंग के लिए कॉकलिया का रोल है, वेस्टिब्यूलर एंड सेमी सर्कुलर कैनाल इक्विलिब्रियम में रोल है। तो कॉकलिया को समझना है हियरिंग में लिए। तो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कॉकलिया, कॉकलिया इज अ कॉइल्ड ट्यूब ओके विद इन द मास्टर्ड बोन। तो मास्टर्ड बोन के अंदर एक कॉइल्ड ट्यूब होगी और ये कॉइल्ड ट्यूब दिखाई है कॉकलिया। 2 and 3 4 टर्न्स एंड 3 फ्लूइड फिल्ड चैम्बर्स, ये सब कुछ मिलके कॉकलिया बन जाता है। ओके, अभी हमें आगे के पिक्चर में दिखता है कॉकलिया कैसे डिवाइड होता है। तो ये कॉकलिया का क्रॉस सेक्शन है। कॉकलिया में इतनी चीजें होती है, स्काला वेस्टिब्यूली, स्काला टिम्पनी, स्काला मीडिया। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय स्काला वेस्टिब्यूली, तो एक मेम्ब्रेन यहाँ पे रेजनार मेम्ब्रेन, तो रेजनार मेम्ब्रेन सेपरेट करती है स्काला वेस्टिब्यूली एंड स्काला मीडिया को, वाइल बेजिलर मेम्ब्रेन सेपरेट करती है स्काला मीडिया एंड स्काला टिम्पनी को। क्लियर, तो स्काला वेस्टिब्यूली, स्काला मीडिया, स्काला टिम्पनी। रेजनार मेम्ब्रेन सेपरेट स्काला वेस्टिब्यूली टू स्काला मीडिया, वाइल बेजिलर मेम्ब्रेन सेपरेट स्काला मीडिया टू स्काला टिम्पनी। अभी आपको समझना है व्हाट इज रेजनार मेम्ब्रेन। तो रेजनार मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन है। क्लियर एवरीवन, व्हाट इज बेजिलर मेम्ब्रेन, बेजिलर मेम्ब्रेन भी एक मेम्ब्रेन है, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमें समझना है। तो व्हाट इज रेजिनार मेम्ब्रेन अगेन, तो रेजिनार मेम्ब्रेन आप केयरफुली ऑब्जर्व करो तो ये थीन पर्दे के जैसी मेम्ब्रेन है। तो रेजिनार मेम्ब्रेन इज वेरी थीन मेम्ब्रेन वाइल बेजिलर मेम्ब्रेन इज वेरी सॉलिड मेम्ब्रेन। तो बेजिलर मेम्ब्रेन एक सॉलिड मेम्ब्रेन है, बेजिलर मेम्ब्रेन एक थीन मेम्ब्रेन है। तो बेजिलर मेम्ब्रेन एक वॉल की तरह है। मान लो अभी आप कोई रूम में बैठे हो और मेरा लेक्चर सुन रहे हो, तो आपके रूम की जो दीवार है वो दीवार से अटैच एक दूसरा रूम होगा। ओके, तो मान लो जो भी आप रूम में बैठे हो और एक वॉल के अटैच कोई दूसरा रूम होगा या कोई दूसरी दीवार होगी, तो दीवार के अटैच जो दूसरा रूम है वो दीवार की तरह आपकी है बेजिलर मेम्ब्रेन। तो बेजिलर मेम्ब्रेन इज जस्ट लाइक अ वॉल। क्लियर एवरीवन, एंड व्हाट इज रेजिनार मेम्ब्रेन, रेजिनार मेम्ब्रेन एक पर्दे की तरह है। तो मान लो आप रूम में बैठे हो और आपने कोई पर्दा रखा है, तो पर्दे के उस तरफ जो भी है वो रेजिनार मेम्ब्रेन है। क्योंकि रेजिनार मेम्ब्रेन थीन है, एक पर्दे की तरह है, और बेजिलर मेम्ब्रेन थिक है, सॉलिड है, बॉल की तरह। अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा कि आप एक रूम में बैठे हो और एक वॉल है और दूसरी रूम में कोई अपने क्लोथिंग चेंज कर रहा है, ओके, कपड़े चेंज कर रहा है, तो क्या आप वो देख पाओगे? तो आंसर आएगा नो। ओके, कोई भी वहाँ पे बैठा है तो
उस पर्सन को आप देख नहीं सकोगे क्योंकि वहां पे बीच में वॉल है। क्लियर? क्लियर एवरीवन? नाउ अगर कोई पर्सन बैठा है और बीच में एक थीन पर्दा है, थीन लेयर है, पर्दा है लेकिन डार्क ब्लैक कलर का है। ओके, डार्क ब्लैक कलर का मान लो थीन पर्दा है और पर्दे के पीछे कोई बैठा है, तो क्या आप उसको देख पाओगे? तो आंसर आएगा अगेन नो। चाहे पर्दा हो या दीवार हो, इफ देर इज अ क्लोथ और देर इज अ वॉल, यू कैन नॉट सी थ्रू दिस। ओके, यू कैन नॉट सी थ्रू इट। तो अगर डार्क कलर का क्लोथ है तो उसके पीछे क्या है वो भी आप नहीं देख पाओगे, और वॉल है तो भी नहीं देख पाओगे। सो रेजनर मेम्ब्रेन के पीछे क्या है वो भी आप नहीं देख सकते, बेसिलर मेम्ब्रेन के पीछे क्या है वो भी नहीं देख सकते। लेकिन अगर मान लो आप रूम में बैठे हो और बीच में वॉल है और कोई पर्सन दूसरी रूम में बैठा है और आपने वॉल को धक्का लगाया, तो क्या वो पर्सन को धक्का लगेगा? तो आंसर आएगा नो। लोगों को लगेगा फनी के सर क्यों इतना लंबा खींच रहे, क्या बोलना चाहते हैं। तो आगे ट्रिकी, क्योंकि रेजनर मेम्ब्रेन ट्रिकी है तो मुझे ये थोड़ा ऐसा लेना पड़ रहा है। तो आप वॉल को धक्का लगाते हो तो बाजू वाले रूम में बैठा है उसको कभी भी धक्का नहीं लगता क्योंकि वॉल है, सॉलिड है। लेकिन मान लो अभी ये पर्दा है और कोई पीछे बैठा है तो आपको वो दिखेगा नहीं, लेकिन उस पर्दे पे आपने धक्का लगाया तो वो बाजू वाले को भी धक्का लगेगा। तो वो बोलेगा तुरंत यार क्या कर रहा है भाई तू। ओके, तो बोलेगा अरे यार मैंने तो आपको देखा ही नहीं क्योंकि बीच में वो पर्दा था। ओके, तो कंसेप्ट क्या है कि दीवार के पीछे भी आप नहीं देख सकते, पर्दे के पीछे भी नहीं देख सकते, आप वॉल के पीछे क्या है वो भी नहीं देख पाओगे, आप क्लोथ के पीछे क्या है वो भी नहीं देख पाओगे। लेकिन वॉल के अगेंस्ट कोई बैठा है एंड इफ यू आर हिटिंग देम देन ही इज नॉट हिट बाय योर फोर्स, बट इफ समवन इज सिटिंग बिहाइंड द क्लोथ एंड इफ यू आर हिटिंग हिम ही इज डेफिनेटली फीलिंग योर फोर्स, तो वो तुरंत आपके पास कुछ बोलेगा कि अरे ये क्या कर रहे हो। क्लियर? तो उसी तरह से हमारा पर्पस क्या है कि यहाँ पे हमें साउंड वेव्स को भेजना है। तो साउंड वेव्स यहाँ से एंटर होंगे और बेसिलर मेम्ब्रेन तक पहुँचेंगे, क्योंकि बेसिलर मेम्ब्रेन पे हमारा ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है जो हमारा रिसेप्टर है। देखो ये क्या लिखा है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ओके, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज एक्चुअली रिसेप्टर, और ये क्या है, बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन पे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है जो रिसेप्टर है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी किससे बनता है? हेयर सेल्स से बनता है। और हेयर सेल्स में क्या होते हैं? हेयर्स। ये हेयर्स को हमें मूव करने हैं। अगर हेयर सेल्स के हेयर मूव हो जाएंगे तो अपना काम बन जाएगा। ओके, तो हमें करना है हेयर सेल्स के हेयर को मूव, और वो होते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन पे। ओके, तो हम चाहेंगे कि जो भी साउंड वेव्स आ रहे हैं जो हमने मैग्नीफाई किए थे, पहले लेक्चर याद करो इम्पेडेंस मैचिंग वाला, हमने 22 टाइम मैग्नीफिकेशन किया था। वो इसीलिए किया था कि ये कोई बीच में डिस्टर्ब ना करे और हम अच्छे से ये हेयर सेल्स को मूव कर पाए। तो अब क्या करना है, हमें वो वेव्स बेसिलर मेम्ब्रेन तक भेजने हैं और इसको मूव करवाना है। लेकिन बीच में एक और मेम्ब्रेन आ रही है, रेजिनर मेम्ब्रेन। ओके, तो हम चाहेंगे कि रेजिनर मेम्ब्रेन हमें डिस्टर्ब ना करे, इसकी वजह से रेजिनर मेम्ब्रेन थीन है, पर्दे की तरह है, क्लोथ की तरह है। क्लियर एवरीवन? सो रेजिनर मेम्ब्रेन इज जस्ट लाइक अ क्लोथ, इज जस्ट लाइक अ थीन क्लोथ, पर्दे की तरह है जो हमारे वेव्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन ये फ्लूइड को अलग करेगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि स्काला मीडिया का फ्लूइड स्काला वेस्टिबुलस से अलग हो, क्योंकि जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है, जो हेयर है, इसको एक स्पेशल फ्लूइड चाहिए, तभी ये अच्छे से काम कर पाएंगे। तो स्पेशल फ्लूइड इज स्काला मीडिया। सो स्काला मीडिया इज अ स्पेशल फ्लूइड फॉर अ ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, while scala vestibuli has a different fluid. So what does resinal membrane do? Resinal membrane separates scala vestibuli from a scala media. That's why fluid in the scala media and scala vestibuli are different. Okay? तो अगर फ्लूइड के लिए हम बात करेंगे तो ये दोनों अलग अलग चैम्बर है, लेकिन फोर्स के लिए बात करेंगे हम तो ये सेम चैम्बर हो जाएगी, क्योंकि फोर्स रेजनर मेम्ब्रेन ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगी लेकिन फ्लूइड को ये सेपरेट करेगी। ओके, तो इसलिए रेजनर, क्योंकि लोगों को लगेगा कि अरे यार आपको फोर्स जाने देना है तो रेजनर मेम्ब्रेन रखी ही क्यों है। तो कंसेप्ट ये है कि हमें फोर्स जाने देना है, लेकिन हमें फ्लूइड भी यहाँ पे स्पेशल फ्लूइड इसके लिए रखना है, स्पेशल मटेरियल इसको देना पड़ेगा, तभी ये अच्छे से काम कर पाएगा। इसको रूटीन स्काला वेस्टिब्यूली हम नहीं दे सकते, इसके लिए स्काला मीडिया हमने स्पेशल रखा है। वो स्पेशल चीज़ रखने के लिए हमने पर्दा रखा है। ओके, जैसे पर्दे के पीछे मान लो किसी को खजाना मिल जाए, वैसे ही हमें खजाना रखना पड़ता है ये हेयर सेल्स के लिए, स्काला मीडिया। खजाने में क्या होगा यहाँ पे? सो हियर द ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ पोटेशियम। ओके,
यहाँ पे पोटेशियम बहुत ही चाहिए ये हेयर सेल्स को, तभी वो अच्छे से काम करेंगे। तो यहाँ पे स्काला मीडिया में लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेशियम स्टोर्ड हो गए। क्लियर? सो स्काला वेस्टिबुली, स्काला मीडिया एंड स्काला टिम्पनी, तीनों चीजें क्लियर सबको। साउंड वेव्स कैसे आए हमने देखे वैसे, एटमोस्फियर से आए एक्सटर्नल ईयर में, फिर टिम्पनिक मेम्ब्रेन, फिर मेलियस इंकस स्टेप्स, फिर स्टेप्स से इनर ईयर में गए बाय ओवल विंडो। इनर ईयर में सबसे पहले कहां पे जाएंगे? इनर ईयर में सबसे पहले यहाँ पे आपका स्टेप्स होगा, देखो यहाँ पे स्टेप्स, तो बाय ओवल विंडो सबसे पहले यहाँ पे जा रहे हैं वेव्स। ये पार्ट कौन सा है? स्काला वेस्टिबुली। ओके, ये पार्ट कौन सा है? स्काला वेस्टिबुली। तो सबसे पहले यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पर भी आप देखो ये फेस प्लेट ऑफ फुट यहाँ पे अटैच होगा। इसके बाद ये इनर ईयर में आए, इनर ईयर में सबसे पहले कहाँ पे आए? स्काला वेस्टिबुली। स्काला वेस्टिबुली से ये कहाँ पे जाएंगे? स्काला मीडिया। स्काला मीडिया से ये कहाँ पे जाएंगे? बेसिलर मेम्ब्रेन पे। बेसिलर मेम्ब्रेन पे क्या करेंगे? ये बेसिलर मेम्ब्रेन को मूव करेंगे। बेसिलर मेम्ब्रेन मूव होने की वजह से लास्ट में हमारे हेयर सेल्स भी मूव हो गए। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें कैसे मूव होते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा अलग देख लेते हैं कि स्काला वेस्टिबुली भी है, स्काला टिम्पनी भी है, स्काला मीडिया भी है। अभी आपको बोलना है स्काला वेस्टिबुली का फ्लूइड और स्काला टिम्पनी का फ्लूइड कैसा होता है, तो आंसर आएगा सेम। जो स्काला वेस्टिबुली का फ्लूइड कंटेंट है वही स्काला टिम्पनी का भी कंटेंट है। भले ये चैम्बर अलग अलग हो, लेकिन यहाँ पे जो फ्लूइड का कंटेंट है सेम फ्लूइड का कंटेंट यहाँ पे। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्काला वेस्टिबुली एंड स्काला टिम्पनी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इसकी वजह से दोनों का फ्लूइड सेम है। लेकिन ये क्रॉस सेक्शन में आपको कनेक्शन नहीं दिखेगा, यहाँ पे सेपरेट है। तो नॉर्मली ये दोनों सेपरेट होती है, लेकिन जैसे ही आप बेस से एपेक्स की तरफ जाओगे, क्योंकि हमने देखा था ये पार्ट क्या है? बेस वाला पार्ट, और ये पार्ट क्या है? एपेक्स वाला पार्ट। तो ये पूरा आपका कॉकलिया है, ये आपकी बेसिलर मेम्ब्रेन है। देखो यहाँ पे दिखा है बेसिलर मेम्ब्रेन। ओके, ये वाली होगी आपकी रेजनर मेम्ब्रेन्स। ओके, तो बेसिलर मेम्ब्रेन यहाँ पे दिखाई है। ओके, तो ये स्काला वेस्टिबुली एंड स्काला टिम्पनी ये एपेक्स पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और एपेक्स पे जहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं इस एंड को हम बोलते हैं हेलिकोट्रेमा। तो आपको क्या समझना है? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय हेलिकोट्रेमा? हेलिकोट्रेमा इज द एपेक्स पार्ट ऑफ अ कॉकलिया और बेसिलर मेम्ब्रेन। तो कॉकलिया का बेस वाला पार्ट यहाँ पे, कॉकलिया का एपेक्स वाला पार्ट यहाँ पे। कॉकलिया में क्या होगा? ये सब कुछ होगा। कॉकलिया में ये सब कुछ होगा, उसमें पर्टिकुलरली बेसिलर मेम्ब्रेन का भी हम बेस या एपेक्स बोल सकते हैं, या कॉकलिया जैसे इंडिया भी बोल सकते हैं और गुजरात भी बोल सकते हैं, क्योंकि गुजरात इंडिया का हिस्सा है। तो पूरा कॉकलिया है और उसमें पर्टिकुलरली बेसिलर मेम्ब्रेन है। ये कॉकलिया का भी बेस, कॉकलिया का भी एपेक्स, बेसिलर मेम्ब्रेन का भी बेस, बेसिलर मेम्ब्रेन का भी एपेक्स। तो यहाँ पे इसका बेस, यहाँ पे एपेक्स, एपेक्स ऑफ द कॉकलिया, ये पार्ट को हम बोलेंगे हेलिकोट्रेमा। हेलिकोट्रेमा इज अ पार्ट विच इज नोन एज द एपेक्स ऑफ द कॉकलिया और एपेक्स ऑफ द बेसिलर मेम्ब्रेन, एंड हेलिकोट्रेमा इज द पार्ट वेयर स्काला वेस्टिबुली is connected by a scala tympani. That's why fluid of the scala vestibuli and scala tympani are same. क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन है इसमें नहीं दिखता, अदरवाइज हमेशा स्काला वेस्टिबुली का फ्लूइड और स्काला टिम्पनी का फ्लूइड सेम होता है। क्लियर सबको? और स्काला मीडिया का फ्लूइड अलग होता है, स्पेशल फ्लूइड फॉर हेयर सेल्स। क्या स्पेशल होता है इसमें? पोटेशियम रिच फ्लूइड। यहाँ पे लार्ज अमाउंट में पोटेशियम होता है। तो कहाँ से ये फ्लूइड आता है? फ्रॉम हियर। क्या लिखा है यहाँ पे? स्ट्राया वास्कुलारिस। तो स्ट्राया वास्कुलारिस इज द स्ट्रक्चर विच सिक्रेट्स अ फ्लूइड ओवर हियर, एंड दिस इज स्पेशल फ्लूइड फॉर दिस हेयर सेल्स। दिस इज स्काला मीडिया। तो स्काला मीडिया में जो फ्लूइड है वो स्ट्राया वास्कुलारिस सिक्रेट करता है, वो पोटेशियम रिच फ्लूइड होता है, वो स्पेशल फ्लूइड है। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? और इसको, तो इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों फ्लूइड सेम है, तो इसको बोलते हैं पेरिलिम्फ। तो यहाँ पे क्या होगा? पेरिलिम्फ। यहाँ पे भी क्या होगा? पेरिलिम्फ। और ये अंदर की तरफ है, इसको बोलते हैं एंडोलिम्फ। क्लियर सबको? तो ये होगा एंडोलिम्फ, ये होगा पेरिलिम्फ, ये होगा पेरिलिम्फ। एंडोलिम्फ होगा पोटेशियम रिच फ्लूइड, वाइल पेरिलिम्फ कैसा होगा? एग्जैक्टली लाइक CSF, क्योंकि ये ईयर है वो वेरियस सब आर्केनोइड स्पेस, तो बाय सब आर्केनोइड स्पेस से ये ईयर आपका कनेक्टेड होगा ब्रेन के साथ। आप देखो ईयर और स्कल कितना नज़दीक है। तो ईयर में ये दोनों चैम्बर स्काला वेस्टिबुली एंड स्काला टिम्पनी बाय वेरियस सब आर्केनोइड स्पेसिस दे आर कनेक्टेड विद द CSF। तो यहाँ पे फ्लूइड आपको एग्जैक्टली
सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के जैसा ही फ्लूइड दिखेगा, क्लियर। वाइल यहाँ का फ्लूइड अलग होगा, पोटेशियम रिच फ्लूइड, दैट इज द एंडोलिम्फ, क्लियर एवरीवन। नाउ अगेन वाइब्रेशन क्या था, हम यहाँ तक पहुंचे, स्काला वेस्टिबुली में हुआ, फिर स्काला मीडिया में हुआ, देन बेसिलर मेम्ब्रेन का वाइब्रेशन हुआ। अब बेसिलर मेम्ब्रेन पे क्या होता है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, यहाँ पे दिखा है दिस इज योर बेसिलर मेम्ब्रेन, और क्या लिखा है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ये हम अलग करके जूम करके अलग पिक्चर में देखते हैं कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टी किससे बनता है और उसमें क्या होता है। सो हियर वी हैव शोन यू ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। बेसिलर मेम्ब्रेन किससे बनती है, बेसिलर फाइबर से। ये मैंने प्लेस प्रिंसिपल में अगेन कवर किया था, क्लियर सबको। बेसिलर मेम्ब्रेन किससे बनती है, बेसिलर फाइबर्स से। बेसिलर फाइबर्स पे क्या होगा, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी किससे बनता है, रोड्स ऑफ कॉर्टी। तो ये दो रोड्स ऑफ कॉर्टी मिलके ऑर्गन ऑफ कॉर्टी यहाँ पे होता है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में क्या होता है, रोड्स ऑफ कॉर्टी होते हैं, हेड सेल्स होते हैं। तो ये पूरा आपका ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में हेड सेल्स हो गए एंड रोड्स ऑफ कॉर्टी हो गए। बेसिलर फाइबर्स के साथ रोड्स ऑफ कॉर्टी कनेक्ट होते हैं और ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, सो दिस इज ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी क्या है, मेन ऑर्गन फॉर हियरिंग। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी रेस्ट ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी क्या यहाँ पे है, बेसिलर मेम्ब्रेन पे रेस्ट करता है। क्या है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में, हैज गॉट टू सेट्स ऑफ रोड्स, इंटरनल रोड एंड एक्सटर्नल रोड। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में रोड्स होते हैं, इंटरनल रोड्स, एक्सटर्नल रोड्स, ओके। और ये सपोर्टिव स्ट्रक्चर की तरफ है, क्लियर। प्लस क्या होता है, टू सेट्स ऑफ हेड सेल्स भी होते हैं। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में हेड सेल्स भी होते हैं, इंटरनल हेड सेल्स एंड एक्सटर्नल हेड सेल्स, ओके। तो अभी हम आगे देखते हैं। अभी हमारे लिए क्या कंसेप्ट बना कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टी यहाँ पे है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी सिचुएटेड एग्जैक्टली ओवर द बेसिलर फाइबर्स। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में रोड्स ऑफ कॉर्टी है एंड हेड सेल्स है। इंटरनल रोड, एक्सटर्नल रोड हो गए, वैसे ही इंटरनल हेड सेल्स भी हो गए, एक्सटर्नल हेड सेल्स भी हो गए। हमारे लिए क्या कंसेप्ट है, रोड्स ऑफ कॉर्टी और बेसिलर फाइबर्स मिलके ट्रायंगुलर एरिया बनाता है। अब ये ट्रायंगुलर एरिया किसके साथ कनेक्टेड है, तो ये इस चीज के साथ कनेक्टेड है। व्हाट इज दिस, दिस इज द रेटिकुलर लैमिना। तो ये है आपका रेटिकुलर लैमिना। रेटिकुलर लैमिना कैसा स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, रिजिड। जैसे बेसिलर फाइबर है, रोड्स ऑफ कॉर्टी है, वैसे रेटिकुलर लैमिना भी आपका रिजिड स्ट्रक्चर है। व्हाट इज टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इज अ जिलेटिन लाइक स्ट्रक्चर। तो ये बहुत ही रिजिड नहीं होगा, बहुत ही इलास्टिक जिलेटिन लाइक स्ट्रक्चर होगा टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, जेल जैसा स्ट्रक्चर, ओके। तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कैसा है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा, ओके, एंड दिस इज वेरी रिजिड स्ट्रक्चर, ओके। सो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन क्या है वो अभी आगे हम देखेंगे, एंड दिस रेटिकुलर लैमिना क्या है वो भी हमें देखना है, क्लियर। तो व्हाट इज रेटिकुलर लैमिना, अभी इतना याद रखो, ये रिजिड है और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन थोड़ा सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, क्लियर। तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इज अ इलास्टिक लाइक स्ट्रक्चर व्हाइल रेटिकुलर लैमिना इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। अभी आप देखो ये क्या दिखा है, हेयर सेल्स। क्या दिखा है, हेयर सेल्स। व्हाई दिस इज नोन एज हेयर सेल्स, बिकॉज हेयर सेल्स कंटेन्स हेयर्स। तो आसान है, हेयर सेल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके पास हेयर्स है। तो हेयर सेल्स अलग है एंड हेयर्स अलग है, सबको क्लियर। हेयर सेल्स ये पूरा हेयर सेल्स और उसमें अलग से क्या होते हैं, हेयर्स। तो रेटिकुलर लैमिना क्या है, अगेन क्लियर सबको एवरीवन। रेटिकुलर लैमिना कनेक्ट्स ऑल द हेयर सेल्स। तो आप देखो ये सारे हेयर सेल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है बाय रेटिकुलर लैमिना, एंड रेटिकुलर लैमिना इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कनेक्ट्स हेयर्स। आप देखो सारे हेयर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है बाय टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, क्लियर एवरीवन। तो हेयर सेल्स कनेक्टेड होते हैं रेटिकुलर लैमिना से, लेकिन हेयर्स कनेक्ट होते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से। हेयर्स क्योंकि डेलिकेट स्ट्रक्चर है तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भी बहुत ही सॉफ्ट रखी है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, ओके, बहुत ही सॉफ्ट जेली लाइक स्ट्रक्चर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, क्योंकि वो हेयर्स को कनेक्ट करती है। रेटिकुलर लैमिना रिजिड स्ट्रक्चर क्योंकि वो हेयर सेल्स को कनेक्ट करते हैं, सबको क्लियर एवरीवन। तो अब क्या होगा, अगर बेसिलर मेम्ब्रेन मूव होगी तो रोड्स ऑफ कॉर्टी ट्रायंगल शेप वाले भी मूव होंगे, उसकी वजह से आपका ये रेटिकुलर लैमिना भी मूव होगा। रेटिकुलर लैमिना के मूवमेंट से हेयर सेल्स भी मूव होंगे, हेयर सेल्स के मूवमेंट से हेयर सेल्स के हेयर भी मूव होंगे, और हेयर सेल के हेयर फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के साथ, और हेयर सेल्स के हेयर
फ्रिक्शन प्रोड्यूस करोगे टेक्टोरल मेम्ब्रेन के साथ, उसकी वजह से यहाँ पे लोकल पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल बनेगा। क्लियर एवरीवन? तो ऐसे कंडक्शन होगा हेयर सेल्स तक। इसके बाद में हम देखेंगे कि हेयर सेल्स की मूवमेंट क्या है। तो सबको कंडक्शन क्लियर, कैसे कंडक्शन होने वाला है? सबसे पहले साउंड वेव्स आए एटमॉस्फेयर से गए एक्सटर्नल ईयर में, एक्सटर्नल ईयर से गए टिम्पनिक मेम्ब्रेन में, टिम्पनिक मेम्ब्रेन से गए मेलियस इंकल स्टेप्स 3 बोन में, स्टेप्स से होके गए इंटरनल ईयर में बाय ओवल विंडो। तो बाय ओवल विंडो दे एंटर इनसाइड द इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में सबसे पहले ये एंटर हो गए स्काला वेस्टिब्यूली में, इसके बाद ये जाएंगे स्काला मीडिया में, इसके बाद जाएंगे बेसिलर मेम्ब्रेन में, बेसिलर मेम्ब्रेन में हो गए बेसिलर फाइबर्स, बेसिलर फाइबर्स कनेक्टेड हो गए रोड्स ऑफ कोटी के साथ, रोड्स ऑफ कोटी कनेक्टेड होगा रेटिकुलर लेमिना के साथ, रेटिकुलर लेमिना कनेक्ट करेंगे हेयर सेल्स को, हेयर सेल्स मूव करेंगे हेयर्स को, और हेयर का फ्रिक्शन होगा टेक्टोरल मेम्ब्रेन के साथ। दैट्स व्हाई आपका लोकल पोटेंशियल एक्शन पॉइंट बनेगा। क्लियर सबको? तो ये पूरा कंडक्शन ऑफ साउंड वेव्स है। ये सभी एनाटॉमिकल पार्ट है, लेकिन अच्छे से समझ लेना। इसके बाद हम समझेंगे कि हेयर सेल्स में क्या होने वाला है। सबको क्लियर अगेन एवरीवन? तो समरी में वापस अगेन, सॉरी, ओके। तो समरी में अगेन, हाउ साउंड ट्रेवल्स थ्रू द ईयर। acoustic energy in the form of sound wave is channeled into the ear canal by the pinna. Sound waves hit the tympanic membrane and cause to vibrate like a drum, changing into mechanical energy. The malleus ossicles, then the steps, then by oval window you are entering the cochlea, then finally your scala media, then scala vestibuli, scala tympani. Okay, scala vestibuli में जाएगा, scala vestibuli के बाद scala मीडिया में जाएगा, स्काला मीडिया में जाके बेसिलर फाइबर को मूव करेगा, बेसिलर फाइबर की वजह से रेटिकुलर लेमिना मूव होगा, और रेटिकुलर लेमिना की वजह से हेयर सेल्स मूव हो गए। हेयर सेल्स इज एक्चुअली ऑर्गन ऑफ कॉटी, सो ऑर्गन ऑफ कॉटी एंड हेयर सेल्स आर मूव। दिस क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच इज सेंड्स टू द ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन इंटरप्रेट दिस लाइक अ साउंड। ओके, तो ये पूरा कंडक्शन ऑफ द साउंड वेव्स। अभी हमें थोड़ा बहुत देखना है कि हेयर सेल्स के बारे में ये क्या होगा। क्लियर एवरीवन? इतना आपको? नाउ व्हाट इज हेयर सेल्स? तो यहाँ पे लिखा है आपका हेयर सेल्स। हेयर सेल्स में हो गए वेरियस हेयर्स। ओके, आप देखो हेयर, जैसे आप इस तरफ से इस तरफ जा रहे हो तो हेयर की हाइट बढ़ती जाती है। तो इस तरफ आपका मॉड्यूलस होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मॉड्यूलस, और ये आपका बेसिलर फाइबर, यहाँ पे हेयर सेल्स। तो जो हेयर मॉड्यूलस की तरफ है वो सबसे छोटा होगा, सबसे लेस हाइट वाला, और धीरे धीरे आप मॉड्यूलस से अवे जाओगे तो हेयर सेल्स की हाइट बढ़ती जाएगी। क्लियर? ओके, तो ये आपका हेयर सेल्स है। इसको हम सीलिया भी बोल सकते हैं, हेयर सेल्स को सीलिया भी बोलते हैं, इसको स्टीरियोसीलिया भी बोलते हैं। तो इन सभी का नाम हेयर्स होगा या स्टीरियोसीलिया भी आप बोल सकते हो। धीरे धीरे आप देखो स्टीरियोसीलिया या हेयर सेल्स की हाइट बढ़ती जाती है। तो स्टीरियोसीलिया या हेयर्स की हाइट धीरे धीरे बढ़ती जाती है। कब बढ़ती जाएगी? ऑन दिस साइड देयर इज अ मॉड्यूलस, इफ यू आर मूविंग अवे फ्रॉम मॉड्यूलस, हेयर्स हाइट ग्रेजुअली इंक्रीज और अ स्टीरियोसीलिया हाइट ग्रेजुअली इंक्रीज। तो लास्ट वन इज अ काइनोसिलियम। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय काइनोसिलियम? सबसे लास्ट में जो हेयर होगा उसकी हाइट सबसे मैक्सिमम होगी। तो सबसे लास्ट में जो हेयर है उसकी हाइट सबसे मैक्सिमम है, इसको बोलते हैं काइनोसिलियम। ओके, सो ये होगा काइनोसिलियम और ये सारी आपकी है स्टीरियोसिलिया। नाउ द कंसेप्ट इज दिस ऑल हेयर्स आर कनेक्टेड बाय ईच अदर। तो ये सारे हेयर्स टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ओके, ये सारे हेयर्स, यहाँ पे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन आएगा जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन आपको कंसेप्ट ये है कि रेटिकुलर लेमिना से सारे हेयर सेल्स कनेक्टेड है, लेकिन हेयर सेल्स के हेयर्स कनेक्टेड है बाय टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो बाय टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ये सारे हेयर सेल्स आपके एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए। ओके, इसकी वजह से अगर काइनोसिलियम मूव होगा
तो ये सारों के सारे मूव हो जाएंगे। अगर काइनोसिलियम इस तरफ मूव हो रहा है तो ये सभी को खींच के इस तरफ ले आएगा। अगर काइनोसिलियम इस तरफ मूव हो रहा है तो ये सभी को खींच के इस तरफ लाएगा। क्लियर? अगर काइनोसिलियम इस तरफ मूव हो रहा है तो ये सभी को खींच के इस तरफ लाएगा। अगर काइनोसिलियम इस तरफ मूव हो रहा है तो ये सभी को खींच के इस तरफ लाएगा। क्लियर? नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर काइनोसिलियम इस तरफ जा रहा है तो ये सारे हेयर्स को इस तरफ खींचेगा। इसकी वजह से ये सारे हेयर्स ऊपर की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि ये इतनी इस तरफ खींचेगा तो इसकी भी हाइट यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो ये सारे इस तरफ खींच जाएंगे और ये पार्ट ओपन हो जाएगा। ओके, ये पार्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे वेरियस चैनल्स होगी, पोटेशियम चैनल्स। क्योंकि जैसे हमने देखा है डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, ओपनिंग ऑफ वेरियस चैनल्स। तो वेरियस चैनल्स आर सिचुएटेड ऑन अ बेसल मेम्ब्रेन। तो ये बेसल मेम्ब्रेन है और ये बेसल मेम्ब्रेन जो हेयर्स की बेसल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे वेरियस चैनल्स होती है। जैसे ही वेरियस हेयर्स पुल्ड होते हैं तो इनकी पुलिंग होने की वजह से यहाँ पे चैनल्स ओपन हो जाती है और बाय दिस चैनल्स वेरियस पोटेशियम और वेरियस सॉल्यूट्स एंटर इनसाइड द सेल्स और इनके सेल में एंटर होने की वजह से एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। क्लियर सबको? तो पोटेशियम की एंट्री से यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल होता है। पोटेशियम की एंट्री लेकिन कब होगी, अगर ये बेसल मेम्ब्रेन पे चैनल हो जाए ओपन तो। लेकिन ये चैनल कब ओपन होगी, अगर काइनोसिलियम इस तरफ मूव हो गया और काइनोसिलियम ने सारे हेयर सेल्स को अपनी तरफ पुल कर दिया तो काइनोसिलियम सारे हेयर्स को अपनी तरफ पुल करेगा। दैट्स वाई बेसल मेम्ब्रेन ओपन एंड दैट्स वाई एंट्री ऑफ वेरियस आयंस अकर। इफ पॉजिटिव आयंस एंटर्स देन एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस। क्लियर? क्योंकि आरएमपी कितना होता है, -90। यहाँ का बात नहीं कर रहा मैं, रूटीन में बात करता हूँ, आपको सबको पता होगा आरएमपी रूटीन में रहता है -90। जब ये -90 का पॉजिटिव हो जाता है इसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल बन गया। तो ये -90 का पॉजिटिव कब होगा, व्हेन दिस बेसल मेम्ब्रेन ओपन्स वेरियस चैनल्स एंड दैट्स वाई लार्ज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव आयंस एंटर्स इनसाइड द सेल्स एंड दैट्स वाई एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस। लेकिन यहाँ पे की कंसेप्ट आपके लिए क्या है, सारे सेल्स में सारी बॉडी में हमने क्या देखा है, सोडियम की एंट्री से एक्शन पोटेंशियल बनता है। लेकिन ईयर में आपको क्या यूनिक रखना है, पोटेशियम की एंट्री से एक्शन पोटेंशियल बनता है, ये यूनिक है ईयर में। हमने आई में क्या यूनिक देखा था, आई में देखा था पूरी बॉडी में डीपोलराइजेशन से कुछ होता है, लेकिन आई में ऑपोजिट हाइपर पोलराइजेशन से कुछ होता था। सेम वे यहाँ पे क्या कंसेप्ट बनेगा आपका, पूरी बॉडी में सोडियम की एंट्री से डीपोलराइजेशन होता है पर यहाँ पे पोटेशियम की एंट्री से डीपोलराइजेशन होता है। ये यूनिक है। क्यों यूनिक है, क्योंकि जो बाहर इसके सराउंडिंग जो फ्लूइड है वो स्पेशल फ्लूइड था, हमने बोला था स्पेशल फ्लूइड था। कौन सा, स्काला मीडिया वाला। किसने सीक्रेट किया था, स्ट्राया वास्कुलरिस ने। दैट इज अ पोटेशियम रिच फ्लूइड। ओके, तो हमने देखा था ये स्पेशल फ्लूइड था। ये आपका हेयर सेल्स वाला पार्ट ये है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। यहाँ पे आपके हेयर सेल्स हो गए, हेयर सेल्स में यहाँ पे हेयर आएंगे, यहाँ पे आपका काइनोसिलियम होगा और काइनोसिलियम के सराउंडिंग ये आएगा आपका स्काला मीडिया जो पोटेशियम रिच फ्लूइड है। स्ट्राया वास्कुलरिस उसको सीक्रेट करता है जो स्पेशल फ्लूइड है। तो जैसे ही काइनोसिलियम की तरफ सारे हेयर सेल्स मूव हो गए, बेसल मेम्ब्रेन ओपन हो गई और यहाँ से पोटेशियम एंटर हो गया और एक्शन पोटेंशियल बन गया। तो ये यूनिक है, पूरी बॉडी में सोडियम की एंट्री से डीपोलराइजेशन होता है, एक्शन पोटेंशियल बनता है। यहाँ पे पोटेशियम की एंट्री से डीपोलराइजेशन होता है, एक्शन पोटेंशियल बनता है। क्लियर एवरीवन? दिस इज द की कंसेप्ट फॉर यू दैट पोटेशियम एंट्री। तो ये हमने देखा हेयर सेल्स, काइनोसिलियम। अगर आप काइनोसिलियम की तरफ सारे मूव होगे तो डीपोलराइजेशन होगा और अगर आप इस तरफ मूव हो जाएंगे तो हाइपर पोलराइजेशन या रीपोलराइजेशन होगा। तो डीपोलराइजेशन होगा अगर ये इस तरफ मूव हो जाए तो, रीपोलराइजेशन होगा अगर ये इस तरफ मूव हो जाए तो। लेकिन ये कब मूव होगे, जब आपकी रेटिकुलर लेमिना मूव होगी तब। ये हमने यहाँ पे दिखा है। ओके, वेन एवर योर रेटिकुलर लेमिना मूव्स then and then whenever your reticular lamina moves then and then your hair cell also move। तो बेसिलर मेम्ब्रेन जब मूव होगी तभी रोड्स ऑफ कोटी मूव होंगे और तभी आपकी रेटिकुलर लेमिना भी मूव होगी और रेटिकुलर लेमिना के मूव होने की वजह से हेयर सेल्स मूव होंगे एंड हेयर सेल्स की मूवमेंट से आपके हेयर मूव होंगे। ओके, क्लियर एवरीवन? ओके, तो समझ में आ गया सबको?
कि हेयर सेल्स की हेयर को मूव करवाना है। अगर आप काइनोसिलियम मतलब इस तरफ आप मूव होगे तो डीपोलराइजेशन होगा, अगर इस तरफ मूव होगे तो रीपोलराइज होगा। अगर आप काइनोसिलियम की तरफ मूव हो गए तो डीपोलराइजेशन, अगर आप काइनोसिलियम से अवे की तरफ मूव हो गए तो होगा रीपोलराइजेशन। लेकिन इसकी मूवमेंट तभी होगी अगर ये रेटिकुलर लेमिना मूव हो तो। रेटिकुलर लेमिना की मूव तभी होगी जब ये रोड्स ऑफ कोटी मूव हो तो, और रोड्स ऑफ कोटी की मूवमेंट तभी होगी जब बेसिलर मेम्ब्रेन मूव हो तब। क्लियर? तो बेसिलर मेम्ब्रेन की मूवमेंट से रोड्स ऑफ कोटी की मूवमेंट्स और रेटिकुलर लेमिना की मूवमेंट से हेयर सेल्स के हेयर की मूवमेंट, अगर इस तरफ मूवमेंट हो गई तो डीपोलराइजेशन, इस तरफ मूवमेंट हो गई तो रीपोलराइजेशन। तो जब भी बेसिलर फाइबर्स मूव्स अपवर्ड्स होते हैं, ये एरो देखो, इफ योर बेसिलर फाइबर मूव अपवर्ड्स देन योर रेटिकुलर लेमिना मूव्स अपवर्ड्स एंड इनवर्ड्स। तो यहाँ पे इनवर्ड एरो दिखा है। इफ योर बेसिलर फाइबर्स मूव्स अपवर्ड्स देन योर रेटिकुलर लेमिना मूव्स अपवर्ड्स एंड इनवर्ड्स, and if they moves inwards then depolarization occurs. Clear? And if your basilar fibers move downwards then your reticular lamina moves downwards and external side. Okay, तो ये डाउनवर्ड मूव होगी और बाहर होगी। अगर ये डाउनवर्ड और बाहर की तरफ जा रही है तो काइनोसिलियम से अवे की तरफ मूवमेंट होगी और क्या होगा? रीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन ड्यू टू द काइनोसिलियम मूवमेंट, repolarization is due to the movement away from a kinocilium. Clear सबको? ओके, अभी आपको समझने कितने हेयर सेल्स होते हैं। इंटरनल हेयर सेल्स होते हैं एंड एक्सटर्नल हेयर सेल्स होते हैं। सो देर आर टू सेट्स ऑफ हेयर सेल्स, इंटरनल हेयर सेल्स, एक्सटर्नल हेयर सेल्स। क्या यूनिक होता है? इंटरनल हेयर सेल थोड़े ही होते हैं, 3000 से 4000, लेकिन डायमीटर उनका लार्ज होता है 12 माइक्रोमीटर। इंटरनल हेयर सेल थोड़े ही है, 3000 से 4000, लेकिन डायमीटर उनका लार्ज है 12 माइक्रोमीटर। वाइल एक्सटर्नल हेयर सेल लार्ज अमाउंट में 12,000, 4 गुने ज़्यादा है इससे। ये 3000 है तो इससे 4 टाइम्स ज़्यादा है, 12,000। देखो 3 to 4 रो होती है, ये सिंगल रो 3000 की, ये 3 to 4 रो 12,000 के आसपास। तो कैसे याद रखोगे? इसका डायमीटर 12 का है लेकिन इसका नंबर 12 का है। ओके, ये 12 माइक्रोमीटर डायमीटर और ये 12,000 नंबर। ओके, तो इनर हेयर सेल 3000 लेकिन एक्सटर्नल हेयर सेल 12,000। इनर हेयर सेल का डायमीटर 12 माइक्रोमीटर लेकिन एक्सटर्नल हेयर सेल्स का डायमीटर ओनली 8 माइक्रोमीटर। क्लियर एवरीवन? लेकिन कंसेप्ट क्या याद रखना है? भले एक्सटर्नल हेयर सेल्स इंटरनल हेयर से 4 गुना ज़्यादा है लेकिन काम हमेशा इंटरनल हेयर सेल्स करते हैं। तो जो भी वाइब्रेशन होता है वो इंटरनल हेयर सेल्स का ही होता है और इंटरनल हेयर सेल्स में ही आपका एक्शन पोटेंशियल बनता है और वही एक्शन पोटेंशियल आपकी 8 नर्व कैरी करेगी। सो एक्सॉन्स ऑफ द हेयर सेल टुगेदर फॉर्म अ 8 नर्व। तो 8 नर्व जो कैरी करती है एक्शन पोटेंशियल, जो ओनली इंटरनल हेयर सेल से होगी। एक्सटर्नल हेयर सेल से ये लार्ज अमाउंट में कुछ भी कैरी नहीं करता। क्लियर? सो हेयर सेल्स आर द मेन रिसेप्टर फॉर अ हियरिंग। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी आपका मेन रिसेप्टर है। ओके, लेकिन ऑर्गन ऑफ कॉर्टी किससे बनता है? रोड्स होते हैं और हेयर सेल्स होते हैं। रोड्स होते हैं ये ट्राइंगुलर रोड्स और हेयर सेल्स, ये दो। तो रोड्स और हेयर सेल्स मिलके बनता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी को हम रिसेप्टर बोलेंगे, लेकिन ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में पर्टिकुलर आंसर क्या आएगा? रोड्स एंड हेयर सेल्स। इसमें पर्टिकुलरली हेयर सेल्स आपके रिसेप्टर की तरह काम करेंगे। उसमें भी मेनली पर्टिकुलरली आपके इंटरनल हेयर सेल्स रिसेप्टर की तरह काम करेंगे, क्योंकि जो 8 नर्व सेंसेशन कैरी करती है वो 90 to 95% एंड होती है इंटरनल हेयर सेल पे। तो 8 नर्व के फाइबर 90 to 95% एंड होते हैं इंटरनल हेयर सेल्स पे। क्लियर एवरीवन? तो 8 नर्व के फाइबर्स मेनली एंड होते हैं इंटरनल हेयर सेल्स पे। क्लियर एवरीवन? अब एक्सटर्नल हेयर सेल क्यों इतने ज़्यादा दिए? ये तो सबको पता है कि इंटरनल हेयर सेल है 3000 है, उसी पे 90 to 95% 8 नर्व के फाइबर एंड होते हैं, तो ओनली 5% एंड होते हैं एक्सटर्नल हेयर सेल्स पे। तो इसका क्यों कंसेप्ट है? वाई यू वांट दिस मच लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल हेयर सेल्स? तो इसका कंसेप्ट है ट्यूनिंग एक्शन। ट्यूनिंग एक्शन में आगे आपको समझाऊंगा। मतलब ट्यूनिंग मतलब ये प्रूवन है कि इंटरनल हेयर सेल्स काम करते हैं, लेकिन अगर एक्सटर्नल हेयर सेल्स नहीं हो तो इंटरनल हेयर सेल्स भले प्रेजेंट हो तो भी डेफनेस हो जाती है।
तो भले ही आपका एक्सटर्नल हेयर सेल्स डैमेज हो चुका है और भले आपका इंटरनल हेयर सेल प्रेजेंट है, लेकिन इंटरनल हेयर सेल प्रेजेंट होने के बावजूद भी डेफनेस प्रेजेंट होती है पेशेंट्स में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसका ट्यूनिंग अच्छे से नहीं होता। तो ये कंसेप्ट है कि एक्सटर्नल हेयर सेल कुछ ऐसा करते हैं, इसकी वजह से इंटरनल हेयर सेल्स का आरएमपी मेंटेन रहता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और उसकी वजह से आप अच्छे से सुन सकते हो। सेम वे जैसे मान लो 100 लड़के हैं, कोई काम है तो सारे 100 लड़के मिलके काम करते हैं, लेकिन उनका मान लो जैसे कोई मेन पर्सन होगा, कोई टीचर होगा मेन पर्सन, वो इतना ज़्यादा काम नहीं करता, मेनली काम 100 लड़के मिलके करते हैं, लेकिन टीचर को कंट्रोल करना पड़ेगा तभी वो 100 लोग काम करते हैं। सेम वे एक्सटर्नल हेयर सेल्स कंट्रोल करते हैं इंटरनल हेयर सेल्स को, और इंटरनल हेयर सेल्स मेन काम करते हैं। तो भले ही 90 to 95% नर्व फाइबर इंटरनल हेयर सेल्स पे एंड हो रहे हैं और काम भले इंटरनल हेयर सेल्स कर रहे हैं, लेकिन इनका ट्यूनिंग होता है एक्सटर्नल हेयर सेल्स। तो टीचर और स्टूडेंट का एग्जाम्पल याद रखेगा, लेकिन कैसे, क्या ट्रिकी है, कैसे याद रखोगे? स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, टीचर्स थोड़े ही होते हैं और टीचर्स कंट्रोल कर लेते हैं। कैसे समझोगे? वैसे ही 8 नर्व के बहुत सारे फाइबर्स स्टूडेंट की तरह है 90 to 95%, और टीचर एक ही होता है, तो 8 नर्व के थोड़े फाइबर्स ही यहाँ हैं। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, फिर आप ऐसा कंपेयर करोगे तो फंस जाओगे। आप बोलोगे अरे सर स्टूडेंट तो 3000 है, टीचर 12000 है, तो दिक्कत आएगी। ये मत समझो, 3000 12000 नंबर हेयर सेल्स का नंबर है आपको, लेकिन नर्व फाइबर से समझना है। 95% नर्व फाइबर यहाँ पे एंड होते हैं, ओनली 5% नर्व फाइबर यहाँ पे एंड होते हैं। 95% नर्व फाइबर ही काम करते हैं, तो भी अगर 5% नर्व फाइबर डैमेज हो जाए तो ये पूरा काम करना बंद गया। क्योंकि सेल्स चाहे कितने भी हो, लेकिन मेनली नर्व फाइबर ब्रेन तक कमांड नहीं ले जाएगा, तो इनका कोई ज़्यादा काम नहीं रहेगा। ओके, तो एक्सटर्नल हेयर सेल कुछ ऐसा करते हैं एक्सटर्नल हेयर सेल, दे ट्यून द इंटरनल हेयर सेल्स वेरी बेटर, एंड दैट्स व्हाई इंटरनल हेयर सेल फंक्शन वेरी नाइसली। तो एक तो आपका ये कंसेप्ट हो गया। सेकेंड कंसेप्ट क्या है? सेकेंड कंसेप्ट आपका ये है, अगर लाउड साउंड आ रहा है, ये आपको मैं जब डिटेक्शन ऑफ लाउडनेस लूंगा तब कवर होगा। अगर नॉर्मल की जगह लाउड साउंड है तो एक्सटर्नल हेयर सेल्स भी मूव हो गए, तो लाउड साउंड से एक्सटर्नल हेयर सेल्स भी मूव हो गए, तो एक्सटर्नल हेयर सेल मूव हो रहे हैं, वो दिखाता है लाउड साउंड। सेकंड कंसेप्ट, थर्ड कंसेप्ट क्या है? इंटरनल हेयर सेल से सिग्नल जाते हैं ब्रेन तक। जो इंटरनल हेयर सेल से कौन सी नर्व निकलती है? 8 नर्व, और 8 नर्व ब्रेन तक जाएगी। तो इंटरनल हेयर सेल से सिग्नल जाते हैं ब्रेन तक, लेकिन ब्रेन से क्या वापस कोई सिग्नल आते हैं? तो हाँ, ब्रेन से जो ऑपोजिट सिग्नल आते हैं वो एंड होते हैं एक्सटर्नल हेयर सेल्स। क्लियर सबको? तो ब्रेन से जो ऑपोजिट सिग्नल आते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल हेयर सेल्स पे, एंड दैट्स व्हाई ब्रेन कमांड देता है एक्सटर्नल हेयर सेल्स को कि कितना सुनना है, कितना नहीं सुनना। ओके, सो दैट कंट्रोल इज अचीव्ड बाय एक्सटर्नल हेयर सेल्स। तो ये 3 फंक्शन है एक्सटर्नल हेयर सेल्स के। पहला फंक्शन ट्यूनिंग ऑफ इंटरनल हेयर सेल्स, सेकंड फंक्शन लाउडनेस, एंड थर्ड फंक्शन opposite command, not from ear to brain but from a brain to ear. The command goes to external hair cell, and that brain gives command that how much sound you should send. कितना साउंड भेजना है वो ब्रेन कमांड करता है बाय एक्सटर्नल हेयर सेल। तो दीज आर द 3 फंक्शन ऑफ हेयर सेल्स। अभी हेयर सेल्स में क्या हो गए? हेयर सेल्स आर मेन रिसेप्टर फॉर हियरिंग, और हेयर सेल्स में हो गए वेरियस हेयर। कौन से हेयर हो गए? काइनोसिलियम एंड स्टीरियोसिलियम। स्टीरियोसिलिया मतलब बहुत सारे हेयर्स, एंड व्हाट इज काइनोसिलियम? सबसे लार्जेस्ट हेयर, सबसे टॉलेस्ट हेयर होगा, इसको हम बोलेंगे काइनोसिलियम। बाकी सारे सपोर्टिंग सेल्स भी हो गए, वो चलेगा। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन आपको क्या समझना है? वापस अगेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इज अ जिलेटिनस मैट्रिक्स विथ डेलिकेट फाइबर्स, thin but a stiff membrane made up of glycoprotein. The shearing force between the hair cells and tectorial membrane produce stimulus to hair cells. Clear? तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन का यही समझना है कि जिलेटिनियस मैट्रिक्स से बनते हैं, डेलिकेट फाइबर से, थीन होते हैं लेकिन स्टीफ होते हैं, और हेयर सेल्स को शेयरिंग फोर्स देते हैं और हेयर सेल्स के हेयर को कनेक्ट करके देते हैं। ओके, और यहाँ पे आपका हेयर सेल्स दिखा दिया। क्लियर एवरीवन? तो ये पूरा हो जाएगा हमारा कंडक्शन पाथवे। तो हम यहाँ तक पहुँच गए हेयर सेल्स तक। ओके, फिर यहाँ से हमने देखा 8 नर्व कमांड ले जाती है। अब 8 नर्व कैसे ब्रेन तक कमांड ले जाएगी? जैसे मैंने विजुअल पाथवे चलाया था वैसे ये आएगा ऑडिटरी पाथवे। विजुअल पाथवे हमने क्या देखा था? गैंग्लियन सेल्स से, रेटिना के गैंग्लियन सेल्स से कॉर्टेक्स तक, विजन के कॉर्टेक्स तक कैसे कमांड जाता है ब्रेन तक, उसी तरह
यहाँ पे कौन से सेल्स आएंगे, हेयर सेल्स से ऑडिटरी कॉर्टेक्स ब्रेन तक कैसे कमांड जाएगा उसको हम बोलेंगे ऑडिटरी पाथवे। तो ऑडिटरी पाथवे सेपरेट शॉर्ट नोट आएगी, वो मैं लास्ट में चलाऊंगा। अभी हमने यहाँ तक दिखा है कि कैसे वाइब्रेशन हुआ, कैसे हेयर सेल्स के हेयर मूव हुए, कैसे डीपोलराइजेशन हुआ, कैसे डीपोलराइज। लेकिन अभी हमें फाइन डिटेल देखनी है कि पोटेशियम कैसे होता है, ये सब, इसको एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल भी बोलते हैं, तो वो मैं आपको अलग लेक्चर में कवर करूंगा। यहाँ पे मैं वापस लास्ट में रिवीजन करवा देता हूँ सबको क्लियर। सबसे पहले साउंड वेव्स एंटर हो गए एटमोस्फियर टू एक्सटर्नल ईयर, देन टिम्पनिक मेम्ब्रेन, देन मेलियस इंकस स्टेप्स, देन बाय ओवल विंडो एंटर्स इनटू द इनर ईयर, particularly in the inner ear they are entering into the scala vestibuli, then from scala vestibuli to scala media, then scala media to basilar membrane, then basilar membrane moves, because that basilar fibers move, that's for roots of corti move, therefore reticular lamina move, therefore hair cells move, therefore hairs move, hairs moves toward the kinocilium depolarization, hair moves away from the kinocilium repolarization। क्लियर सबको? तो दिस इज द मेन कंसेप्ट हाउ साउंड वेव्स ट्रांसमिटेड। अभी हम एक्शन पोटेंशियल और आरएमपी के बारे में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।